भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र सरकार के 8 वर्ष के सफलतम कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करते हुए हम सब देख पा रहे हैं। महोदय, मैं देख रहा था कि अचानक अपने भाषण को आगे बढ़ाते बढ़ाते नेता प्रतिपक्ष उस दिन बाद में कुछ ऐसे मुद्दों पे आ गए जिनका बजट से संभवतः बहुत वास्ता रहा हो या न रहा हो। और कुछ ऐसी बातों को इस सदन में कहने लग गए थे जिसका खामियाजा प्रदेश अतीत में बहुत भोग चुका है, आज से उभर चुका है प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उनके भाषण से मुझे दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां याद आ गई कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गा लोग चिल्लाने लगे हैं। नेता सदन भी शेर और शायरी और कविताओं की बातें करने लगे हैं। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। वो आपकी बर्बादी के, वो अगली लाइन थी। मुझे अच्छा लगा कि मैं नेता सदन को जो गाना दे रहा था केवल एक लाइन का, उन्हीं के माननीय सदस्य ने दूसरी लाइन बोल दी। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य दोबारा वो लाइन बोल दें, क्योंकि मैं तो नेता सदन के वो दूसरी लाइन नहीं बोलूंगा। मैं नेता सदन के लिए वो दूसरी लाइन कैसे पढ़ सकता हूं? मैं तो कह रहा हूं कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। वो दूसरी लाइन नहीं बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश का जो पहला बजट आया था 1947 में, उस समय की स्थिति क्या थी प्रदेश में, मैं माननीय सदन के संज्ञान में वो आना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। और उस दृष्टि से अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा भी देख लें, जो पहला बजट आया था प्रदेश का वह था कुल 103 करोड़ रुपए का 1947 में। और उस समय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वह थी 267 रुपये और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय थी 259 रुपया। 1947 में जो देश की जीडीपी थी वह 9,530 करोड़ रुपए थी और उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी थी वह थी 1,628 करोड़। आज देख सकते हैं कि भारत ने इस दौरान एक लंबी यात्रा तय की। अनेक चुनौतियां आई हैं। इतनी बड़ी आबादी को नेतृत्व देते हुए भी इस देश ने एक लंबी यात्रा तय की और लंबी यात्रा तय करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत अंतर नहीं है। जब 1947 में देश आजाद होता है तो पर कैपिटा इनकम जो देश की है नेशनल एवरेज के बराबर ही लगभग यूपी की थी। लेकिन इन 75 वर्षों में हम कहां खो गए? 70 वर्षों में हम यूपी को कहां लेके चले गए? 2015-16 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज का 1/3 रह गई थी। ये 1/3 रहना क्या साबित करता है?
हम इसके लिए केवल आपको नहीं ब्लेम कर रहे हैं, आखिर कुछ तो कारण रहे होंगे कि जो एक 267 रुपये प्रति व्यक्ति आय देश की है और देश की उत्तर प्रदेश की 259 1947 में, क्या कारण है कि हम 16-17 में आते आते ये देश की प्रति व्यक्ति आय की 1/3 हमारी रह गई? कहां हम लेके जा रहे थे यूपी को? कोई बात तो होगी। देश विकास कर रहा है, देश के अंदर उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी क्या थी 1947 में और 2016-17 में और फिर आज 21-22-23 में? मुझे लगता है सभी माननीय सदस्यों को इसके बारे में इस चिंतन को आगे बढ़ाना होगा कि अगर 1947 और यूपी में पोटेंशियल है और विगत 5 वर्ष के अंदर जो कुछ किया गया है उसी 5 वर्ष के बजट के प्रतिनिधित्व को करने के लिए ही यह बजट प्रस्तुत किया गया है, जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें हमने कोई ये नहीं लिखा कि भारतीय जनता पार्टी की स्कीम है। ये कोई स्कीम पार्टी के नाम पे नहीं होती है, कोई स्कीम व्यक्ति के नाम पे नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आने के बाद जो कुछ भी हुआ है उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को साक्षी मान करके उनके उत्थान के लिए हुआ है, उनके विकास के लिए हुआ है। और उसी उत्थान और विकास की इस प्रक्रिया के साथ ये बजट जोड़ने के लिए आज आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ हम यहां पर आए हैं। महोदय, जब तक हमारे लक्ष्य ऊंचे नहीं होंगे तब तक हमारी उपलब्धियां भी बड़ी नहीं होंगी, और लक्ष्य को कम करके हम बड़ी उपलब्धियों को हासिल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। बजट का दायरा बड़ा है। 2016-17 में जो बजट आया था प्रदेश का वह लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का था। आज जब मेरे सहयोगी वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया इस माननीय सदन में तो 6,15,000 करोड़ रुपए का है। दुगना से ज्यादा हम लोग इस बजट की राशि को बढ़ाने में सफल हुए हैं। नेता सदन ने यह कहा कि पहला बजट 1947 में आया था। ये बात सही नहीं है। पहला बजट 1952 में आया था। और नेता सदन यहां चर्चा 1947 के बजट की नहीं है, यहां चर्चा होनी है जो आपने पेश किया बजट 22-23 का, और उसकी तुलना 1947 से कैसे हो सकती है, या 16-17 के बाद कैसे हो सकती है। आपको तुलना करनी चाहिए कि जो पिछले 5 साल जो आपको मिले, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी की सरकार है, ये कंटिन्यूटी की सरकार है कि जो 5 साल काम करती आई, 5 साल फिर मौका मिल रहा है सरकार को। जो गैप है अनाउंसमेंट में, जो बजट अनाउंसमेंट में जो गैप है और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है, वो गैप क्यों है? वो विभागों की कैपेसिटी नहीं थी क्या? इतने मंत्री जो थे वहां पर वो खर्च नहीं कर पा रहे थे? मुझे तो लगता है नेता सदन, क्योंकि मंत्री लोग विभागों का बजट नहीं खर्च कर पाए थे, इसीलिए आज वो मंत्री नहीं है। और आपने एक मंत्री नहीं हटाया, शायद 22 मंत्री हटे। तो जो गैप है बजट का वो आखिरकार क्यों है? आपके विभाग की कैपेसिटी क्या है? आपका विभाग खर्च क्यों नहीं कर पा रहा है? आप बताइए कि 20-21 में आप कितना खर्च नहीं कर पाए विभाग वाइज? आप बताइए 19-20 में आप खर्च कितना नहीं कर पाए? 18-19 में आप खर्च नहीं कर पाए? 17-18 में नहीं खर्च कर पाए? आखिरकार जो एक्चुअल बजट था और जो आपको एक्सपेंडिचर करना था उसमें गैप क्यों है?
जो आंकड़े एनसीआरबी के बताए जा रहे हैं, आज तो अध्यक्ष महोदय जो चाहेगा वो आंकड़े पा जाएगा। केवल नेता सदन के पास वो एनसीआरबी के आंकड़े हों तो वो सच नहीं है। कोई भी आज एनसीआरबी के आंकड़े देख सकता है। हम लोग समस्या पर बहुत ज्यादा समय खर्च नहीं करते कि समस्या के बारे में चिंता हो जाए। कोरोना महामारी आई, हम लोग तैयारी में जुटे। लोग कहते थे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का कमजोर है, इतनी बड़ी आबादी, 25 करोड़ की आबादी कैसे बचेगी। लेकिन जब कोरोना के सामने मजबूती के साथ उस चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी हो गई। कोरोना को भी दुम दबा करके भागना पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान तमाम राज्य सरकारों ने, देश के अंदर बहुत सारी राज्य सरकार थी जिन्होंने वहां पर वेतन में कटौती की, नए टैक्स लगाए। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का, कोई भी राज्य देश के अंदर है, उत्तर प्रदेश की आबादी का आधा है, आधे से ज्यादा नहीं। और सब के बावजूद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के साथ, अपनी पूरी संवेदना के साथ हम लोग खड़े रहे। कोई नया टैक्स नहीं लगाया, कोई नया टैक्स राज्य सरकार के स्तर पर नहीं लगाया गया। कोरोना कालखंड में सरकार जनता के साथ खड़ी रही। स्ट्रीट वेंडर हैं, श्रमिक हैं, समाज के विभिन्न तबके के लोगों को भरण पोषण भत्ता देने का कार्य रहा हो, या फिर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई रही हो, फ्री में राशन उपलब्ध करवाने का रहा हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ ही राज्य सरकार के स्तर पर भी ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए, सफलतापूर्वक आगे बढ़ाए गए। 2020 में जब कोरोना चल रहा था, उस समय भी उत्तर प्रदेश में हत्या हो रही थी, लॉकडाउन था। भाजपा सरकार में हत्या नंबर 1 पर है। भाजपा सरकार में दलितों के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1 है। ये मेरे आंकड़े नहीं है। कुछ बजट पे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं, मैं बजट इसीलिए बोला हूं क्योंकि नेता सदन ने आंकड़े कुछ पेश किए, मुझे जरूरी था ये आंकड़े पेश करना। मुझे 2019 का प्रयागराज कुंभ उसका उदाहरण है। अविरल गंगा, निर्मल गंगा, 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में आता है, अभिभूत होकर के जाता है। स्वच्छ कुंभ, दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ कैसे होता है, इसकी परिकल्पना को साकार होते हुए भी प्रदेशवासियों ने, देशवासियों ने और दुनिया ने देखा है। और यही नहीं, प्रयागराज कुंभ के साथ महोदय, मुझे याद है मैं पिछले वर्ष वाराणसी में गया था। वाराणसी में पानी काफी बाढ़ आ गई थी, तो मैं एक मोहल्ले में था, एनडीआरएफ की टीम साथ में थी। एनडीआरएफ की टीम से मैंने पूछा इसके बारे में। मैंने कभी, खैर हम एनडीआरएफ की स्टीमर से जा रहे थे, कुछ बाढ़ क्षेत्रों का सर्वे करने के लिए जा रहे थे, कुछ मोहल्लों का भ्रमण कर रहे थे। तो एनडीआरएफ के एक अधिकारी से मैंने पूछा, मैंने कभी नमामि गंगे परियोजना के पहले और नमामि गंगे परियोजना के बाद क्या परिवर्तन आपको दिखता है, आप कब से हैं और क्या इसका परिवर्तन है। हम लोगों ने कन्वर्जन के माध्यम से ही उन सभी नदियों को फिर से पुनर्जीवित करने में सफलता प्राप्त हुई है प्रदेश के अंदर। इसमें नून है, अरिल है, मंदाकिनी को भी उस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है, तमसा है, टेडी है, मनोरमा है, पांडु है, तमाम ऐसी नदियां हैं जिन पर कार्य हुए हैं और वे पुनर्जीवित होते हुए दिखाई दिए हैं। महोदय, ये सभी कार्य आज प्रदेश के अंदर हुए हैं। मैं नेता सदन से और सरकार से जानना चाहूँगा कि नमामि गंगा के बारे में बहुत सारी बातें रखी गई। क्या गंगा
माँ साफ हो गई। जो आंकड़े बताते हैं, जो आंकड़े हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि गंगा माँ साफ हो गई हैं, क्योंकि नेता सदन ने कहा कि सहायक नदियां अगर साफ नहीं होंगी तो माँ गंगा कैसे साफ होगी। यहाँ पर माननीय सदस्य बैठे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य आए हुए हैं यहाँ पर। जो लोग काली नदी को देखते होंगे वो जानते होंगे कि काली नदी किस रूप में बह रही है। जो हिंडन नदी के आसपास रहते होंगे वो जानते होंगे कि हिंडन नदी किस रूप में बह रही है। जो यमुना नदी है, जो यमुना नदी को देखते होंगे वो जानते होंगे कैसी बह रही है। और जो कानपुर के लोग हैं वो जानते होंगे पांडु नदी और गंगा कैसी बह रही है। और पैरामीटर दूर देखने नहीं जाने हमें, वो साइंटिफिक लैब से तो बाद में आएंगे आंकड़े। लेकिन अध्यक्ष महोदय, नेता सदन आपके ही मंत्री वहां गए थे, जितना मछली लेके गए थे, मां गंगा में जैसे ही उन्होंने डाली सब मछलियां मर गई उसमें। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। स्पष्टीकरण क्या है? स्पष्टीकरण ये है कि उस पानी का बीओडी क्या है, उस पानी की पीएच क्या है, उस पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है। क्या ये पैरामीटर बता पाएंगे नेता सदन? और मैं ये कहना चाहता हूं, जो एसटीपी हैं आपके, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके आंकड़े जो कहते हैं 11,319 मिलियन लीटर पर डे एमएलडी सीवेज जा रहा है उसके अंदर, गंगा मां के अंदर। केवल आप साफ कितना कर पा रहे हैं? और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे गंगा मां साफ हो जाएंगी, कितनी सदियां लगेंगी साफ होने के लिए। और वो याद होना चाहिए कि प्रोफेसर जीडी अग्रवाल 112 दिन भूख हड़ताल पे रहे, उन्होंने जान दे दी। क्या गंगा मां साफ होगी? और आपने बजट रखा है, जाने कितना बजट है, आखिरकार वो बजट कहां जा रहा है? तो ये सरकार बताए कि आखिरकार क्या है उसका। अभी बताते हैं।